नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्याय तीसरा परमाणु और अणु के सिद्धांत भाग पहला का अन्वेषण करेंगे। हम विशेष रूप से एनसीईआरटी खंड 3.1 और 3.1.1 को पढ़ेंगे। यह एक अस्वीकरण है। इस व्याख्यान के बाद आज का सीखने का उद्देश्य ये है कि आप समझ पाएंगे कि परमाणुओं और अणुओं के रासायनिक संयोजन के विभिन्न नियमों को। आइए देखें कि आज एनसीईआरटी के अनुसार कौन-कौन से विषय शामिल किए जाने वाले हैं। सबसे पहले हम परमाणुओं और अणुओं के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर परिचय के माध्यम से जाएंगे। फिर हम धारा 3.1 रासायनिक संयोजन के नियमों को पढ़ेंगे। इसमें हम उपखंड 3.1.1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पढ़ेंगे। फिर हम एनसीईआरटी प्रश्न पहले को हल करेंगे। अंत में हम निष्कर्ष के साथ समाप्त करेंगे। चलिए, इतिहास में प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में कैसे सोचा, इसको देखकर शुरू करते हैं। महर्षि कणाद लगभग 500 ईसा पूर्व के एक भारतीय दार्शनिक। उन्होंने यह विचार दिया कि पदार्थ सिर्फ एक ठोस ब्लॉक ही नहीं है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है। परमाणुओं की विभाज्यता का यह विचार परमाणुओं को समझने की ओर पहला कदम था। कनात ने आगे बढ़कर कहा कि अगर आप पदार्थ को विभाजित करते रहेंगे तो अंततः ऐसी स्थिति आएगी जहां आप इसे और विभाजित नहीं कर पाएंगे। ये सबसे छोटे अविभाज्य कण है। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि सभी पदार्थों के लिए एक मौलिक निर्माण खंड है। कनाद ने इन सबसे छोटे कणों को परमाणु कहा। एक अन्य दार्शनिक पकुधा कात्यायन ने इसमें यह कहकर जोड़ा कि ये परमाणु अकेले नहीं होते, वे अलग-अलग तरीकों से मिलकर हमारे आसपास दिखाई देने वाले सभी पदार्थों का निर्माण करते हैं। इससे यह दिखाई देता है कि मूल कणों के संयोजन से अलग-अलग पदार्थ बनते हैं। यह बात पहले से ही समझी जा चुकी थी। आइए देखते हैं कि प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में क्या सोचा था। उसी समय के आसपास डेमोक्रिटस और ल्यूक्लिप्स जैसे यूनानी दार्शनिक भी इसी तरह के सवालों के बारे में सोच रहे थे और उनके पास पदार्थ के बारे में भी इसी तरह के विचार थे। चलिए हम ध्यान इस बात पर केंद्रित करते हैं कि उनके विचार कैसे अन्य संस्कृतियों से स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहे थे। डेमोक्रिटस और यूक्लिप्स ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिया। पदार्थ केवल एक निश्चित बिंदु तक ही विभाजित किया जा सकता है। उसके बाद आप ऐसे कणों तक पहुंचते हैं जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता। डेमोक्रिट्स ने वास्तव में इन सबसे छोटे कणों को नाम दिया परमाणु, जिसका अर्थ है अविभाज्य। आइए हम इस बात पर जोर दें कि हमारा आधुनिक शब्द परमाणु यहीं से लिया गया है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये विचार ज्यादातर दार्शनिक थे। उनके पास इनका समर्थन करने के लिए कोई प्रयोग या साक्ष्य नहीं था।
अब आइए देखें कि 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने परमाणुओं और अणुओं के बारे में क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला कि पहला, वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित करना शुरू किया। एक तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है, जैसे ऑक्सीजन या सोना। दूसरी ओर, एक यौगिक तब बनता है जब दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं, जैसे पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। अगले चरण में वैज्ञानिक यह जानने के लिए उत्सुक हुए कि तत्व कैसे और क्यों मिलकर यौगिक बनाते हैं। उन्हें यह जानना था कि तत्वों को प्रतिक्रिया करने का कारण क्या है और इन संयोजनों को कौन से नियम नियंत्रित करते हैं। वैज्ञानिक यह भी जानना चाहते थे कि तत्वों के संयोजन के दौरान वास्तव में होता क्या है। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों और यौगिकों के बीच का अंतर को पहचान लिया, तत्वों के संयोजन के बारे में खोज भी करना शुरू कर दिया और इन संयोजनों के दौरान क्या होता है इसकी जांच करनी भी शुरू कर दी थी। अब आइए एक महत्वपूर्ण विषय पर नजर डालते हैं, रासायनिक संयोजन के नियम। दो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अंटोनी लवॉइजर और जोसेफ प्रूस्ट सावधानी पूर्वक प्रयोगों के माध्यम से उन्होंने तत्वों के संयोजन के लिए मूलभूत नियम स्थापित किए। इन नियमों को रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है, जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं और यौगिकों के निर्माण को समझने के लिए आवश्यक है। इन नियमों ने वैज्ञानिकों को रासायनिक प्रतिक्रियाओं के पूर्वानुमान और व्याख्या करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया। इन नियमों को जानकर हम यह समझ सकते हैं कि कुछ तत्व क्यों हमेशा विशिष्ट तरीकों और अनुपातों में संयोजित होते हैं। दोनों कानून ये हैं, पहला, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा, नियत अनुपात का नियम। अब हम गतिविधि 3.1 का अन्वेषण करने जा रहे हैं, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान संरक्षित रहता है। इसका अर्थ है कि अभिक्रिया से पहले और बाद में पदार्थ का कुल द्रव्यमान समान रहता है। आइए इस गतिविधि की प्रक्रिया को देखें। हम कदम दर कदम बढ़ेंगे ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि हम प्रयोग कैसे स्थापित करें और क्या देखना है यह समझ ले। पहले हम दिए गए सेट X और Y में से पदार्थों का एक युग्म चुनने की आवश्यकता करेंगे। तांबे का सल्फेट सेट X में और सोडियम कार्बोनेट सल्फेट Y में है। हम सेट X से तांबे का सल्फेट और सेट Y से सोडियम कार्बोनेट चुन सकते हैं। इसी तरह बेरियम क्लोराइड सेट X में है और सोडियम सल्फेट सेट Y में है। हम सेट X से बेरियम क्लोराइड और सेट Y से सोडियम सल्फेट चुन सकते हैं। अगला सेट X में हमारे पास लेड नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड सेट Y में है। हम सेट X से लेड नाइट्रेट और सेट Y से सोडियम क्लोराइड चुन सकते हैं। अब हम 10 मिलीलीटर पानी में प्रत्येक चयनित पदार्थ का 5% विलयन अलग अलग तैयार करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम पदार्थ के 0.5 ग्राम लेते हैं तो हम इसे 10 मिलीलीटर पानी में घोल देते हैं। गतिविधि में आगे बढ़ते हुए अब आइए हम गतिविधि के आगे के चरणों को प्रक्रिया में देखें। हमारे पास सेटअप की एक छवि 3.1 है।
जहां एक बंद शंक्वाकार फ्लास्क में Y का विलयन है, जिसमें X के विलयन पार वाली प्रज्वलन नलिका धागे की मदद से डुबोई गई है और पकड़ी गई है। अब विलयन Y की एक छोटी मात्रा लें और इसे एक शंक्वाकार फ्लास्क में डालें। यह अगले चरण के लिए प्रयोग की स्थापना करता है, जहां हम विलयन X डालेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अगले चरण में हम एक ज्वलन नली में कुछ घोल X डालते हैं। ज्वलन नली एक छोटी कांच की नली होती है, जो रसायनों को सुरक्षित रूप से रख सकती है। सुनिश्चित करें कि घोल की मात्रा को सटीक रूप से मापा जाए, क्योंकि यह हमें पूरे प्रयोग के दौरान द्रव्यमान को ट्रैक करने में मदद करती है। अगले चरण में हम शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर समाधान X वाली प्रज्वलन नलिका को लटकाते हैं, लेकिन अभी हम समाधानों को मिश्रित नहीं करते। यह महत्वपूर्ण है कि इस सतर पर समाधान एक दूसरे के संपर्क में ना आए। यह व्यवस्था हमें किसी भी प्रक्रिया के होने से पहले कुल द्रव्यमान को मापने की अनुमति देती है, ताकि हम इसकी प्रतिक्रिया के बाद के द्रव्यमान से तुलना कर सके। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अगले चरण में हम फ्लास्क के मुंह को एक कॉर्क से बंद कर देते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह किसी भी पदार्थ के बाहर निकलने से रोकता है, जो हमारे द्रव्यमान माप को प्रभावित कर सकता है। ध्यान दें कि चित्र में दिखाया गया है कि फ्लास्क को कैसे बंद किया गया है। अगले चरण में हम फ्लास्क को उसकी सभी सामग्री के साथ सावधानी पूर्वक तोलते हैं और द्रव्यमान को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह प्रारंभिक द्रव्यमान पूरे प्रयोग के लिए हमारा संदर्भ बिंदु होगा। अब हम फ्लास्क को धीरे से झुकाते और घुमाते हैं, ताकि इसके अंदर मौजूद घोल X और Y को मिलाया जा सके। यह कदम रासायनिक प्रतिक्रिया को होने देता है। जब विलयनों को मिला लिया जाता है, तो हम फ्लास्क को फिर से मिले हुए विलयनों के साथ तोलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर द्रव्यमान संरक्षण का नियम सही है, तो द्रव्यमान मिलाने से पहले के बराबर ही रहना चाहिए। इस द्रव्यमान को सटीक रूप से रिकॉर्ड करना सुनिश्चित करें। इस समय फ्लास्क के अंदर हो रही किसी भी परिवर्तन का अवलोकन करते हैं। रंग परिवर्तन, गैस के बुलबुले या अवक्षेप निर्माण जैसे संकेतों को देखें। ये परिवर्तन इंगित करते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इस गतिविधि में आगे के चरणों के साथ हम जारी हैं। अब चलिए इस गतिविधि के दौरान हमारे द्वारा की गई अवलोकनों पर ध्यान केंद्रित करें। पहले ध्यान दें कि जब हम दोनों घोलों को मिलाते हैं, तो आमतौर पर एक प्रतिक्रिया होती है। इसका मतलब है कि पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए उत्पाद बनाते हैं। अगला, हम ठोस के गठन, रंग में परिवर्तन या गैस के मुक्त होने जैसे दृश्यमान परिवर्तन देख सकते हैं, जो चुने गए युग्म पर निर्धारित करता है। ये संकेत हमें बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम देखें कि फ्लास्क और उसकी सामग्री का द्रव्यमान प्रतिक्रिया से पहले और बाद में समान होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियमों को प्रदर्शित करता है। भले ही नई पदार्थ बनते हैं, कुल द्रव्यमान नहीं बदलता है। इसी गतिविधि के आगे के चरणों पे हम जारी हैं। अब चलिए गतिविधि के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हम धीरे धीरे देखेंगे कि फ्लास्क के अंदर अभिक्रिया होने के दौरान क्या क्या होता है। फ्लास्क के अंदर एक रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है, जिसे दिखाई दे रहे परिवर्तनों से संकेत मिलता है कि अगला
हमने देखा कि फ्लास्क पर कॉर्क का होना महत्वपूर्ण है। यह किसी भी गैस या वाष्प के बाहर निकलने से उनको रोकता है, जिसका मतलब है कि प्रणाली बंद है। हमने यह भी देखा कि अभिक्रिया से पहले और बाद में द्रव्यमान नहीं बदलता। ऐसे इसलिए है क्योंकि यह एक बंद तंत्र है। कोई भी पदार्थ ना तो खोया गया है और ना ही प्राप्त किया गया है। अंत में यह प्रयोग द्रव्यमान संरक्षण के नियमों को प्रदर्शित करता है। एक बंद प्रणाली में रासायनिक अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है। अब हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कथन को समझ सकते हैं। अब चलिए इस नियम के मुख्य कथन को देखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। दूसरे शब्दों में कुल मात्रा में पदार्थ समान रहता है, कोई भी परिवर्तन होने पर भी अभिक्रिया के दौरान। हम नियम यह बताता है कि जिन पदार्थों से आप शुरू करते हैं, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उन पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है जिनके साथ आप समाप्त करते हैं उत्पादों को। इसका मतलब है कि यदि आप एक अभिक्रिया से पहले और बाद में सब कुछ सावधानी से मापते हैं, तो द्रव्यमान समान होगा। चलिए एक सरल उदाहरण देखते हैं ताकि ये स्पष्ट हो जाए। कल्पना करें कि हमारे पास 10 ग्राम पदार्थ ए और 5 ग्राम पदार्थ बी है। अभिक्रिया के बाद 15 ग्राम उत्पाद सी प्राप्त होता है। ध्यान दें कि अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान 10 ग्राम और 5 ग्राम जोड़ 5 ग्राम अभिक्रिया के बाद के कुल द्रव्यमान जो 15 ग्राम है के बराबर है। यह नियम का एक सीधा प्रदर्शन है। तो संक्षेप में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की मूल बात है। अब हम एक पाठ्यांकृत प्रश्न पहला हल करते हैं। प्रश्न है, एक रासायनिक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम जल और 3.2 ग्राम सोडियम एसीटेट का उत्पादन करता है। दिखाएं कि ये प्रेक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप है। इस प्रश्न को हल करने के बाद हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम और इसके रासायनिक अभिक्रियाओं पर कैसे लागू होने की हमें इससे समझ मिलेगी। चलिए इस प्रश्न के हल पर ध्यान देते हैं। चलिए प्रश्न में दिए गई सूचना का विश्लेषण करते हैं। दिए गई सूचना में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल शामिल है। ये एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अभिक्रिया में प्रतिक्रिया करके सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। संतुलित समीकरण है सोडियम कार्बोनेट जोड़ एसिटिक अम्ल देता है सोडियम एसीटेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड साथ में जल। यह अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट द्वारा एसिटिक एसिड के उदासीनीकरण को दर्शाती है। दिए गए डाटा में 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम पानी के उत्पादन को दिखाया गया है। ये द्रव्यमान मूल यौगिक के संगठन को निर्धारित करने में मदद करते हैं। मौलिक द्रव्यमानों का उपयोग करके हम कार्बन और हाइड्रोजन के मोल ज्ञात करते हैं, फिर ऑक्सीजन सामग्री की गणना करते हैं। यह यौगिक के आवणिक सूत्र की पहचान करने की अनुमति देता है। उत्पादित सोडियम एसीटेट का द्रव्यमान 8.2 ग्राम है। यह मान रासायनिक अभिक्रियाओं
में बने सोडियम एसीटेट की मात्रा को दर्शाता है, जो संभवतः एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उदासीनीकरण से बना है। द्रव्यमान अभिक्रिया की स्टोइचियोमेट्री और उपज को निर्धारित करने में मदद करता है। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है, जहां अभिक्रिया से पहले कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यह मानते हुए कि कोई द्रव्यमान नष्ट या प्राप्त नहीं हुआ। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 5.3 ग्राम और 6.0 ग्राम को जोड़कर परिकलित किया जाता है, जिसका परिणाम 11.3 ग्राम होता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में शामिल पदार्थों के संयुक्त द्रव्यमान को दर्शाता है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है, जहां द्रव्यमान ना तो निर्मित होता है और ना ही नष्ट होता है। हल के साथ हम जारी हैं। उत्पादों का कुल द्रव्यमान कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सोडियम एसीटेट के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है, जहां किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। उत्पादों का कुल द्रव्यमान अलग अलग द्रव्यमानों को जोड़कर निकाला जाता है। 2.2 ग्राम जोड़ 0.9 ग्राम जोड़ 8.2 ग्राम बराबर होता है 11.3 ग्राम के। यह रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण की पुष्टि करते हुए सभी अभिक्रिया उत्पादों का संयुक्त द्रव्यमान दिखाता है। दिया गया है कि कथन यह स्पष्ट करता है कि अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। इसका मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, जो यह सिद्धांत समर्थित करता है कि पदार्थ संरक्षित रहता है। अब आइए आज के लेक्चर के सारांश पर नजर डालते हैं। मुख्य अवधारणाएं जिन्हें हमने आज पढ़ा है। पहले हम महर्षि कणाद के बारे में बात कर चुके हैं। एक भारतीय दार्शनिक, वे सबसे पहले लोगों में से थे जिन्होंने सुझाव दिया कि पदार्थ छोटे छोटे अविभाज्य कणों से बना होता है। उन्होंने इन सबसे छोटे कणों को परमाणु कहा। अब यूनानी दार्शनिक डेमोक्रिट्स भी छोटे अविभाज्य कणों में विश्वास करते थे और उन्होंने उन्हें परमाणु कहा। परमाणु शब्द का वास्तविक अर्थ है अविभाज्य। अगले हमने 2 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नियमों को देखा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और नियत अनुपात का नियम। ये नियम हमें यह समझने में मदद करते हैं कि तत्व कैसे मिलकर यौगिक बनाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्माण हो सकता है और ना ही विनाश। दूसरे शब्दों में अभिक्रिया से पहले और बाद में कुल द्रव्यमान समान रहता है। संक्षेप में रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का द्रव्यमान हमेशा उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ध्यान देने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको आज का पाठ उपयोगी रहा होगा और समझ भी आया होगा।